इतना भी गुमान मत कर अपनी जीत पर ए बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। ये लाइन प्रशांत किशोर पर पूरा परफेक्टली फिट होती है। आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, इवन दो वो बिहार इलेक्शन हार चुके हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर एक्चुअली में बिहार इलेक्शन हारे क्यों? उन्होंने अपने कैंडिडेट्स 239 सीट्स पे फील्ड किए और एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इस हार की रीजन को जानने से पहले आपको बिहार की राजनीति समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग जन स्वराज के एक छोटी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी ये कहते कि पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दो भाई, उन्होंने क्यों नहीं कहा? ये जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? न चुनाव से पहले का मंजन, न परिणाम के बाद। आपने लोगों को कहा है कि ये 10,000 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा अगले 6 लोन महीने। दिया ना, आप वाले थोड़ा सा बदमाशी करें उसमें। उन्होंने कहा लोन कि नहीं आप है। समय चल रहा था 2022 का। अभी अभी प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जितवा कर आए थे। खेला करबे का नारा देकर आए थे, जिससे खेला हो गया था। बीजेपी की 100 सीट भी टच नहीं हुई थी और प्रशांत किशोर अपने 9 कैंपेन में से 8 कैंपेन अभी तक जितवा चुके थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भारत में। भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में प्रशांत किशोर का नाम बहुत ही ऊंचा हो चुका था और कांग्रेस के साथ वो अपनी बात शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो अपने पॉलिटिशियन का सफर शुरू करने चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में असहमति की वजह से प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं और अक्टूबर 2022 में वो जन स्वराज यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को एक पद यात्रा की शुरुआत होती है जो 3500 किलोमीटर कवर करने वाली थी बिहार का, और उनका एम यही था कि वो बिहार के यानी कि छोटे से छोटे गांव में जाएगी और देखेगी कि बिहार की एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और जन स्वराज अपना जो एम है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही कुछ होता है। लगातार 2 साल पदयात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर वेटरनरी ग्राउंड पहुंचते हैं और वहां पे जन स्वराज पार्टी की शुरुआत करते हैं। इस पार्टी का एम सिंपल था, जातीय राजनीति से ऊपर उठना और बिहार में डेवलपमेंट की राजनीति करना। एक ऐसी राजनीति जो बिहार में सालों से कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, और एक बड़ा एम था बिहार के लोगों को एक एक्चुअल थर्ड ऑप्शन देना। इससे पहले बिहार की जनता के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या तो वो एनडीए को वोट दे, फिर से नीतीश कुमार को सीएम बना दे, या तो वो महागठबंधन को वोट दे और वापस बिहार में जंगल राज की शुरुआत कर दे। प्रशांत किशोर प्रेजेंटेड अ थर्ड ऑप्शन, जन स्वराज पार्टी, जो बिहार में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करेगी और जातीय समीकरण में कभी भी नहीं फंसेगी। लेकिन शुरुआत से ही बिहार के लोग इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। 2024 के अंत में ही बिहार में कई सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग रहे थे बीपीएससी एग्जाम के विरुद्ध। उस एग्जाम में वहां पे धांधली हुई थी। प्रशांत किशोर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रोटेस्ट नीतीश कुमार के घर की तरफ बढ़ने लगता है, पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प होती है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रशांत किशोर सीन छोड़कर भाग जाते हैं और वहां पे कई सारे स्टूडेंट्स को लाठी पड़ती है। इस चीज से स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसके बाद गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जाते हैं और वहां पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। 6 जनवरी 2025 को प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद अगले ही दिन कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। इसके बाद अप्रैल में पहला रैली हुआ था प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का। प्रशांत किशोर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर रैली में 5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन एक्चुअल में 50,000 लोग आते हैं और प्रशांत किशोर अपने स्पीच को सिर्फ 10 मिनट की स्पीच रखते हैं। ये वही ग्राउंड है, ये वही गांधी मैदान का ग्राउंड है जहां पर नीतीश कुमार ने अपनी पहली स्पीच दी थी और उनके रैली में भी बहुत कम लोग आए थे। प्रशांत किशोर यहाँ पे एक्चुअल मुद्दों की बात करते हैं और बोलते हैं, हम एज अ थर्ड ऑप्शन आप लोग के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम रहेंगे और हम ऐसे कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे जो सारे पार्टी से बेटर रहेंगे। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद अपने कैंपेन की शुरुआत करते हैं और अलोंग द वे वो जितने भी गोदी मीडिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले? उनके हर वीडियो पे, उनके हर रील्स पे, उनके हर सोशल मीडिया पोस्ट पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे थे। लोगों का कहना यह था कि बिहार का सबसे बड़ा हैशटैग आज प्रशांत किशोर बन चुका है और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं
इन सारे व्यूज को और इन सारे लाइक्स को वोट में तब्दील नहीं कर पाए। ही कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द व्यूज इनटू वोट्स। एंड व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि वो बिहार के लोगों को ये बात बोलकर मना लेंगे कि वो डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि वो डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, पलायन रोक देंगे। प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि बिहार की जनता उनकी ये बात सुनेगी। लेकिन बिहार में अक्सर ये चलन चला है कि यहां से जाति जो है वो कभी नहीं जाती है। प्रशांत किशोर बोले थे कि मैं जातिवाद की राजनीति ही नहीं करूंगा, और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में उस जातिवाद की राजनीति ना करने की वजह से प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 सीट्स आए हैं। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। एक और चीज जो आप लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अभी 1 साल पुरानी पार्टी भी नहीं है। प्रशांत किशोर हैज ऑलवेज सेड कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में एक थर्ड ऑप्शन एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्शन उनके इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नकार रहा था। अच्छे विशेषज्ञ भी जो है वो प्रशांत किशोर की गलतियां अच्छे से इसमें नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ट्राइड हिज बेस्ट। उन्होंने केसी सिन्हा जैसे कैंडिडेट को खड़ा किया। केसी सिन्हा इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियन कैंडिडेट जो आज तक पूरे भारत के इतिहास में खड़ा हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए। केसी सिन्हा की किताबें आपने भी अपने बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। उन्होंने 70 से भी ज्यादा किताबें लिखी है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोन फिगर्स इन बिहार, सबसे ज्यादा एजुकेटेड। और हम लोग बार बार पॉलिटिकल स्फीयर में यही बात करते हैं कि भारत को एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार ने इस चीज को भी डिस्प्रूव कर दिया है। बिहार ने ये फिर से दिखा दिया है कि भैया हमारी जाति वाला अगर कोई खड़ा होगा तो हम उसी को वोट देंगे, भले ही सामने कितना भी एजुकेटेड नेता खड़ा हो, भले ही कितने भी डेवलपमेंट की बात करे वो। Somewhere along the line, it feels like Bihar has failed प्रशांत किशोर and प्रशांत किशोर has not failed बिहार। लेकिन गलतियां कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी थी। शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ये बोल रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बार बार जन स्वराज के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो भी ये सोच रहे थे कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि प्रशांत किशोर, वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिटिमाइज करेंगे अपने पोजीशन को अपनी पार्टी में। लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा शुरू से ये मानना था कि बिहार के लोगों को एक चेहरे की जरूरत थी सीएम बनाने के लिए, और जन स्वराज के प्रशांत किशोर अगर वो चेहरा बनते तो बिहार के लोगों को और ज्यादा भरोसा होता जन स्वराज के ऊपर एज अ होल पार्टी। बार बार यही बोल रहे थे प्रशांत किशोर कि जो मंडल चाहेगी, जो कमेटी चाहेगी, मैं वही उसी को सीएम बनाऊंगा। ये गलती प्रशांत किशोर से हुई है और इसका जायजा लगाना जरूरी है। अनदर बिग मिस्टेक ऑफ प्रशांत किशोर, वो थोड़े से इलेक्शन आते आते एरोगेंट हो गए थे। एक समय तक आपका कॉन्फिडेंस सही लगता है लोगों को, लेकिन जैसे ही वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है, लोगों का आपसे जो विश्वास है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अलग अलग इंटरव्यूज में जाकर ये बोलते रहे कि जेडीयू की इस बार 25 से भी ज्यादा सीट्स नहीं आएगी, और 25 से ज्यादा अगर सीट आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट। और हाल ही में जो इनका इंटरव्यू हुआ है इलेक्शन हारने के बाद, वो ये बोले हैं कि मैं राजनीति नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने ये बोला था कि 25 से ज्यादा सीट आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उस समय सरकार ने 10,000 देने का वादा नहीं किया था। वेल, इट्स अ लेजिटिमेट रीजन। अगर बहुत सारे लोग इसको एक वियर्ड एंगल से देख रहे हैं, एक एरोगेंट एंगल से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, बिहार से भाग जाना चाहिए, बिहार में जो जाति की राजनीति होती है उसी को कंटिन्यू होने देना चाहिए, दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ देयर माइंड, बिकॉज प्रशांत किशोर इज देयर टू चेंज बिहार। और ये जो 10,000 देने वाली बात है, कितना सच है ये हम सब जानते हैं। 75 लाख महिलाओं को इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए दिए गए सरकार के द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया। ये पहला किश्त है आपका। सिर्फ 10,000 नहीं मिल रहा था ये 75 लाख महिलाओं को, और आगे जाके जितनी और भी महिलाएं हैं उनको भी मिलता। उनको करीबन 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए हैं। ये चुनाव घोषणा के बाद चुनाव के दिन तक पैसे दिए गए हैं। नहीं, पर सिर्फ पैसे से ही कोई चुनाव जीत बिल्कुल जाए, बड़ा मुश्किल है। You guys have to realize this, ये सारा पैसा जनता का ही है, जिसे जनता को दिया जा रहा है एज अ
लेजिटिमेट घूस, और ये जो घूस है वो इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करके दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की जितने भी मशीनरी है वो लगा कर दिया जा रहा है कि 500,000 में जो वोट खरीदते हैं बाकी सारे पार्टी, वो तो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि सीधा सीधा आपको सरकार बोल रही है हम आपको 10,000 रुपए देंगे और अगर आप हमको जितवा देंगे तो हम आपको आगे का अपना रोजगार करने के लिए, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता देंगे। बिहार की जनता 10,000 रुपए में अपना वोट नहीं बेच रही है, वो 2 लाख रुपए में अपना वोट बेच रही है, जो शायद वो उन्हें मिले भी नहीं। प्रशांत किशोर इज चैलेंजिंग नीतीश कुमार अगेन कि अगर 2 लाख रुपए 6 महीने के अंदर ये सारी महिलाओं को मिल जाता है तो वो फिर से राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अगेन कमिंग टू आवर पॉइंट, प्रशांत किशोर शुड नॉट हैव सेड कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट नहीं आती है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, बिकॉज इट कम्स आउट टू बी वेरी एरोगेंट स्टेटमेंट। प्रशांत किशोर इज नोन फॉर स्टेटमेंट्स लाइक दिस, बिकॉज जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बोला था कि 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी बीजेपी की, एंड ही वाज राइट दैट टाइम। बट बिहार की जनता बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिहार की जनता सिर्फ उसी को वोट देती है जो अपने जाति का होता है, रादर ऐसे बंदे को वोट देना जो एरोगेंट है और बाहर से आया है। दिस वाज अनदर डिस्कशन इन बिहार कि ये बंदा बाहरी है, प्रशांत किशोर दिल्ली में रहता है, एसी कार में चलता है, कुछ भी, ये सारे डिस्कशन चल रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर वाज देयर टू चेंज बिहार, जो शायद इस बार नहीं हो पाया। एक और बहुत बड़ा रीजन जन स्वराज की हार का है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, इस लोकल कैडर नहीं होना। अब देखिए, आरजेडी बहुत ही पुरानी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो एक समय लालू प्रसाद यादव ये बोला करते थे कि बिहार के लोगों को सम्मान चाहिए। ये वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी थी। एक समय पे ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 15 साल रूल किया था लालू प्रसाद यादव ने। तो लोकल कैडर का जो सपोर्ट है लालू प्रसाद यादव के लिए वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जो आगे जाकर तेजस्वी यादव के लिए कन्वर्ट हो गया। वहीं पे हम लोग समता पार्टी की बात कर लेते हैं। समता पार्टी की शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने। उनका भी 20-25 साल का ये जो सफर है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखा गया है। एक बहुत ही क्रेजी सफर है उनका। और लोकल कैडर का जो सपोर्ट है वो नीतीश कुमार के लिए भी बहुत ज्यादा है बिहार में। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो जाति बिरादरी की राजनीति करते हैं, और एनडीए जो जातीय समीकरण है उसको अच्छे से बैठा पाई है इस बार। यानी कि लेट्स सपोज एमवाई समीकरण किसके पास गया? एमवाई समीकरण गया आरजेडी के पास, लेकिन बाकी सारी जितनी भी जातियां मौजूद है वो एनडीए वाले अपने सारे कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए वहां पे, और जो जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए जीत गई। लोकल कैडर बहुत ही ज्यादा मजबूत है महागठबंधन और एनडीए दोनों का। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 के समय एक मोर्चा शुरू किया था जिसका नाम था पन्ना प्रमुख। अब समझिए लोकल कैडर को डेवलप कैसे किया जाता है राजनीति में। 2000 के बाद से जितने भी लोकल वर्कर्स होते हैं, सबसे पहली बात, इन लोकल वर्कर्स को एक पोजीशन चाहिए रहता है पार्टी में। उनको पावरफुल दिखने के लिए एक पोजीशन चाहिए रहता है, और वो पोजीशन बीजेपी ने क्रैक कर लिया था। वो पोजीशन किसका था? पन्ना प्रमुख का था। पन्ना प्रमुख का मतलब ये होता है जब भी वोटिंग होती है ना, तो बहुत सारे वोटिंग लिस्ट आते हैं। यानी कि आपके एरिया में जितने भी वोटर्स होते हैं उसके अलग अलग लिस्ट में नाम लिखे रहते हैं, और एक एक पन्ना पे जितने भी वोटर्स के नाम लिखे हुए थे उस पर्टिकुलर पन्ना के लिए एक पर्टिकुलर बंदे को उसका हेड बना दिया जाता था। उसे हम कहते थे पन्ना प्रमुख। उसका काम रहता था ये सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। और वो सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कैडर था वो 2 साल में ही भारत का सबसे ज्यादा मजबूत लोकल कैडर बन चुका था। कहीं ना कहीं इसी लोकल कैडर की वजह से 2024 का जो इलेक्शन था वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, और अपनी जातीय समीकरण से ऊपर उठकर, यानी कि अपनी जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर मोदी को वोट दिया था भारत की जनता ने। कहीं ना कहीं ये लोकल कैडर ही नहीं क्रिएट कर पाई प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, और लोकली लोगों को जो पॉलिटिशियंस थे उनको बंदे ही नहीं मिल रहे थे अपने पीछे चलने के लिए। प्रशांत किशोर जहां जहां चल रहे थे वहां भीड़ आ रही थी, लेकिन इनके बाकी सारे नेता जहां जहां चल रहे थे वहां भीड़ की कमी दिख रही थी, विच इज वन मोर लूजिंग पॉइंट। बिकॉज अगर आपका लोकल कैडर नहीं होगा तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जन स्वराज हैज अनदर अपॉर्चुनिटी। 3 साल में कोई लोकल कैडर कहीं पे भी डेवलप नहीं हो सकता। 1 साल पुरानी पार्टी है ये, कैसे आप लोकल कैडर डेवलप कर लेंगे बिहार जैसी जगह पे? दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम। कई सारे जो नेता हैं वो बोलते हैं कि पहला इलेक्शन सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा इलेक्शन समझने के लिए लड़ा जाता है, तीसरा इलेक्शन हराने के लिए लड़ा जाता है, और चौथा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। So there is a lot of time for प्रशांत किशोर। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो 1 साल में कर पाए थे, फ्रॉम द बैकड्रॉप ऑफ
इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो प्रशांत किशोर नहीं कर पाए। अगेन बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं प्रशांत किशोर को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ बिहार राइट नाउ एंड बिहार हैज चोजन देयर फ्यूचर। ये वही लोग हैं जो आज से 5 साल बाद कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेंगे कि बिहार में एक लड़का आया था, वो डेवलपमेंट की बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, हम लोग ने कहीं ना कहीं उसको वोट नहीं देकर सामने वाली पार्टी को वोट दे दिया और आज बिहार फिर से डेवलप नहीं कर पाया है। हिस्ट्री इज अ विटनेस। जब जब नीतीश कुमार सीएम बने हैं बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहे हैं। इस बार भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीट है जेडीयू से, लेकिन सीएम कौन बनने जा रहा है? सीएम बनने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार जी। 10वें बार सीएम बनेंगे वो बिहार के। एंड प्रशांत किशोर प्रेडिक्टेड कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। दीज आर ऑल वेरी एरोगेंट स्टेटमेंट्स। अगेन ये सारी चीजों से बचना चाहिए था प्रशांत किशोर को। एंड सर जी आपको फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। टाइम एंड टाइम अगेन लोग बोलते हुए थे आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो a lot of people know better maybe, या फिर एक्चुअली में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जब देख रहे थे तो बिहार को समझ रहे थे कि बिहार किस तरफ जा रहा है। तो प्रशांत किशोर से कुछ गलतियां हुई जिनकी वजह से प्रशांत किशोर इस इलेक्शन को हारे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वेल, आप क्या सोचते हैं बिहार इलेक्शंस के बारे में? क्या मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स बोले वो सही हैं या गलत है? यू आर ऑल वेलकम टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।